हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य में हमने देखा था शिशुनाग वंश को। तो आज हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य जो है उसमें नंद डायनेस्टी को। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि मगध साम्राज्य में जब शिशुनाग वंश था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन की मृत्यु कौन कर देता है? नंदीवर्धन की जो मृत्यु है वह कर देता है महापद्म नंद। तो हम इसको सबसे पहले समझेंगे नंद डायनेस्टी को। तो अगर मैं नंद डायनेस्टी में बात करूँ तो नंद डायनेस्टी जो है लगभग 22 वर्षों तक इसने शासन किया। तो 22 वर्षों में जिसमें कि 344 ईसा पूर्व से लेकर और 322 ईसा पूर्व तक जो नंद डायनेस्टी थी इसने राज किया। तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व, तो लगभग 22 साल नंद डायनेस्टी का राज रहा। किस पर? मगध साम्राज्य पर। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो शिशुनाग वंश जो था इससे पहले का वंश था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। तो यहाँ पर स्थितियों को देखेंगे तो जो विश्वासघात की जो स्थितियाँ थीं वह लोगों के बीच में बढ़ चुकी थी। तो विश्वासघात की स्थिति बढ़ चुकी थी। जिस प्रकार से क्या था, सत्ता हासिल करने के लिए भाई भाई को मार रहा था, राजा राजा को मार रहा था। तो इस प्रकार से पुत्र पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त कर रहा था। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं थीं, या फिर कहूँ तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी विश्वासघात की, वह लोगों में चरम पर थी। और ऐसा ही खूनी खेल एक बार फिर से होता है। कहाँ पर? तो यह होता है शिशुनाग वंश में। तो शिशुनाग वंश में जो काला अशोक था, तो काला अशोक का पुत्र होता है नंदीवर्धन। तो काला अशोक का पुत्र नंदीवर्धन था और नंदीवर्धन की ही मृत्यु कर देता है कौन? महापद्म नंद। तो महापद्म नंद जो था वास्तव में जो नंदीवर्धन था इसके राजकाल में एक अधिकारी हुआ करता था। तो नंदीवर्धन का ही अधिकारी हुआ करता था और यही क्या करता है, अपने राजा की मृत्यु कर देता है और राजा की मृत्यु करके राजगद्दी को प्राप्त कर लेता है। तो राजगद्दी को जब यह प्राप्त कर लेता है और अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, कितने में? 344 ईसा पूर्व में। तो 344 ईसा पूर्व में इस प्रकार से महापद्म नंद जो है राजा बन जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो संस्थापक किसको माना जाएगा? तो नंद डायनेस्टी का जो संस्थापक था वह होगा महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो था यह एक नापित था। नापित कहूँ तो मतलब एक नाई था। तो अभी तक जिस प्रकार से मगध जो साम्राज्य था इसमें कुलीन वर्ग जो है शासन कर रहा था। तो कुलीन वर्ग यहाँ तक शासन कर रहा था, लेकिन यह पहला राजा आता है या फिर पहला सम्राट आता है जो कि नाई था या फिर नापित था। तो ऐसे में स्थितियां असामान्य होना संभाव्य है। तो जब एक कुलीन वर्ग से ना होकर एक निचली कास्ट का कहें तो या नाई जो था वह राजा बन जाता है। अगर मैं नंद डायनेस्टी में बात करूं तो नंद डायनेस्टी में टोटल 10 राजाओं का जिक्र मिलता है, जिनमें से टोटल 10 राजा जो है नंद डायनेस्टी में हुए, जिनमें से प्रथम और अंतिम दो का ही वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो पहले थे महापद्म नंद और अंतिम होते हैं घनानंद। तो इन दो राजाओं के बारे में ही जो है हमें जानकारी इतिहास के स्रोतों से मिलती है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं महापद्म नंद की। तो महापद्म नंद जब नंदीवर्धन की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे में उनके सामने होती हैं कुछ चुनौतियां। तो राजा बनने के साथ ही महापद्म नंद के साथ कौन कौन सी चुनौतियां थीं हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चुनौती है वह होता है जनता द्वारा आलोचनाएं। तो जनता द्वारा आलोचना यह तो संभाव्य सी बात थी, क्योंकि जनता आलोचना कर रही थी जिस प्रकार से अभी तक जो मगध साम्राज्य था उस पर कुलीन वर्ग जो है शासन करता था। अभी यहाँ क्या होता है, जो महापद्म नंद है यह एक नापित था या फिर नाई था और यह अपने राजा की मृत्यु करके राजगद्दी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे में लोगों की आलोचनाएं जो है इससे इनको उभरना था। तो सबसे पहले जो सामने थी जनता की आलोचनाएं। जनता की आलोचनाओं के बाद बात करूं तो यह था साम्राज्य का विस्तार। तो यह हर राजा की नीति होती है कि वह अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो यही चुनौतियां थीं महापद्म नंद के सामने। तो महापद्म नंद जो था वह अपने मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसके सामने यह चुनौतियां थीं। और तीसरी बात करूं तो सुदृढ़ व्यवस्था। जिस प्रकार से शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वह कमजोर होते चले गए, तो ऐसे में क्या था, जो शासन व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही थी। तो ऐसे ही शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किसके पास आता है? महापद्म नंद के पास आता है। तो यहाँ से हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि महापद्म नंद एक महत्वाकांक्षी शासक था, जिस प्रकार से उसने अपने राजा की हत्या कर दी और राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। तो यह एक महत्वाकांक्षी शासक था और यह क्या था, अपना साम्राज्य विस्तार तेजी से करने लगा।
इसके महत्वपूर्ण कार्य में बात करूं तो यह महापद्म नंद ही एकमात्र राजा था जिसने स्वयं को एक राट की उपाधि दी थी। तो एक राट होता है, जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था, जैसे एक राट होता था, तो एक राट वह होता है जो कि पूरे भारत पर या फिर पूरे भारत के क्षेत्र पर जो अधिकार कर लेता है वह राजा एक राट कहलाता है। तो इसने अपने आप को एक राट की उपाधि धारण की। साथ ही इसको छत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है। छत्रांतक कहें तो क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो सबसे पहले यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महापद्म नंद या फिर किसने एक राट की उपाधि धारण की थी। तो एक राट की उपाधि महापद्म नंद ने धारण की थी और साथ में इसको जो इतिहास के स्रोत हैं उनमें छत्रांतक भी कहा गया है। तो छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला। तो इसको अगर पुराणों से हम लिंक करें तो यह परशुराम का ही दूसरा रूप माना जा सकता है। जिस प्रकार से परशुराम जी क्या थे, वह भी क्या थे, क्षत्रियों का अंत करने वाले थे या क्षत्रिय राज। तो इस प्रकार से जो महापद्म नंद थे इन्होंने छत्रांतक की उपाधि भी हासिल की थी। अगर मैं बात करूं महापद्म नंद के महत्वपूर्ण कार्यों में तो इनका जो था केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था इस प्रकार से थी क्योंकि इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार जो बहुत तेजी से किया था और साम्राज्य विस्तार करने के बाद यह अपनी राजधानी से ही राजपाट को चलाया करते थे। तो एक ही राज्य से पूरे भारतवर्ष पर यह क्या करते थे, राज चलाते थे और अपने अलग अलग अमात्य या फिर अधिकारियों के माध्यम से यह शासन करते थे। तो ऐसे में इनका क्या है, यह केंद्रीकृत शासन व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। जिस प्रकार से आज अगर आधुनिक इसको लिंक करें तो यह हो सकता है जिस प्रकार से आज का आधुनिक राष्ट्र है तो उसी प्रकार से आधुनिक राष्ट्र की तुलना के हिसाब से इन्होंने अपना साम्राज्य का समापन या फिर संचालन किया था। तो एकीकृत शासन व्यवस्था का श्रेय किसको जाता है, महापद्म नंद को ही जाता है। साथ में बात करूं तो महापद्म नंद ना सिर्फ उत्तर या पश्चिमोत्तर भारत में बल्कि इसने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। तो यह पहला शासक था मगध डायनेस्टी का जो कि गोदावरी नदी के तट तक पहुंच गया था। तो गोदावरी नदी के तट पर पहुंचकर और वहां पर इसने विजय हासिल की थी और इस विजय का नाम था कलिंग विजय। हालांकि बाद में चढ़ के कलिंग पर अशोक ने भी विजय प्राप्त की थी, लेकिन महापद्म नंद पहला शासक था जिसने कलिंग पर विजय की थी और गोदावरी नदी का था वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अब मैं बात करूंगा कि यह कैसे पता चलता है कि कलिंग पर विजय महापद्म नंद ने की थी। तो कलिंग का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है खारवेल, और खारवेल ने ही कलिंग में हाथी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो खारवेल ने कलिंग में हाथी गुफाओं का निर्माण करवाया था और वहीं के जो हाथी गुफा में कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं जिनमें यह जिक्र किया गया है कि जो महापद्म नंद था उसने कलिंग पर विजय की थी और कलिंग में नदियों का निर्माण किया था। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कलिंग में नदियों का जो निर्माण है सबसे पहले किसने किया था, तो यह महापद्म नंद द्वारा ही किया गया था। तो महापद्म नंद ने कलिंग की विजय प्राप्त की थी और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो खारवेल द्वारा निर्मित हाथी गुफा से। तो खारवेल ने हाथी गुफाएं की थी और उनमें से क्या है, यह प्राकृतिक भाषा में कुछ शिलालेख लिखे हुए थे जिनमें यह जिक्र है कि कलिंग में नहरों का निर्माण महापद्म नंद द्वारा किया गया था। उसी में एक नदी है तंसुली नदी, तो इसमें यह लिखा गया है कि तंसुली नदी जो थी उसका भी निर्माण महापद्म नंद द्वारा कलिंग में या फिर वर्तमान कलिंग जो है वर्तमान का उड़ीसा में किया गया था। अब हम बात करेंगे जिस प्रकार से जो महापद्म नंद था यह जैन धर्म का अनुयायी था। तो महापद्म नंद जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग में एक मूर्ति थी जिनसेन की। तो जिनसेन जो है जैन धर्म के ही क्या थे, भगवान के रूप में होते थे। तो जिनसेन की मूर्ति को भी महापद्म नंद कलिंग विजय के बाद उठाकर कहाँ ले आया था, मगध में ले आया था। तो जिनसेन की मूर्ति को उठाकर महापद्म नंद लेके आ गया था कहाँ पर, मगध में। और इसी प्रकार 329 ईसा पूर्व में महापद्म नंद की मृत्यु हो जाती है। तो 329 ईसा पूर्व में महापद्म नंद की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि इसमें 10 राजाओं जो थे उनका वर्णन मिलता है। तो कुछ राजाओं ने बीच में राजपाट किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रोल जो आता है उसके बाद वह आता है घनानंद का। तो 329 ईसा पूर्व में जब महापद्म नंद की मृत्यु हो जाती है तो अब कार्यभार कौन संभालता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद घनानंद जो है राजगाट संभालता है। तो पिता की मृत्यु के बाद घनानंद राजपाट संभालता है और यह करता है 329 से 321 ईसा पूर्व तक राज, मतलब लगभग 8 वर्ष। तो लगभग 8 वर्ष घनानंद जो है शासन करता है। अगर घनानंद की प्रवृत्ति की बात की जाए तो घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था
यह एक क्रूर शासक था और इसकी जो शासन व्यवस्था थी वह कठोर शासन व्यवस्था थी। तो जब कठोर शासन व्यवस्था थी तो लोग इससे परेशान थे और यह जो है मदिरा का भी सेवन किया करता था। अपने जो दरबार था उसमें नाच गाने ऐसी सारी चीज़ों का जो है आयोजन करवाया करता था। कौन? घनानंद। तो घनानंद एक क्रूर शासक भी था और इसकी जो शासन व्यवस्था थी वह थी कठोर। इसका बात करें कि घनानंद के शासनकाल में ही सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जो यूनानी शासक था सिकंदर, तो सिकंदर यूनानी शासक था और यह उस समय पर क्या करता है 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण कर देता है। तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर देता है, लेकिन क्योंकि इसकी शासन व्यवस्था जो है कठोर थी तो तब उसको यह पता चलता है कि जो गंगा नदी के पार है वहाँ पर मगध साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली और विकसित साम्राज्य है। तो ऐसे में जो है सिकंदर वहीं से वापस लौट जाता है। तो पोरस के साथ युद्ध होता है और वहाँ पर जब उसको देखता है कि मेरी सेना जो है यहाँ पर ही इस प्रकार से जीत तो गई है लेकिन थक चुकी है, लेकिन आगे जब मैं जाऊँगा गंगा नदी के तट पर तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मगध साम्राज्य है जिससे कि टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी शासन कठोर व्यवस्था इसकी थी जिसकी वजह से सिकंदर भारत से वापस लौट गया था। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर यूनानी शासक यह क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भारत में देखा जाए तो मगध जो है अपने साम्राज्य की तरफ बढ़ रहा था, उसी प्रकार से जो सिकंदर जो है यूनान में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और जब भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ से उसको वापस जाना पड़ता है। अगर बात करें घनानंद की तो इसकी क्रूरता का वर्णन यहाँ से भी पता चलता है कि एक बार इसने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें कि चाणक्य जो है पहुँचे थे। जब चाणक्य पहुँचे थे तो इसने चाणक्य की इंसल्ट या फिर बेइज्जती कर दी थी। तो घनानंद के दरबार में घनानंद ने चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कहें तो उनका अपमान कर दिया था और जब अपमान कर देता है तो चाणक्य वहाँ से निकल जाते हैं दरबार से और बदला लेने के लिए सोचते हैं। तो जब चाणक्य दरबार से निकल जाते हैं तो यहाँ पर क्या था, हमें देखा था सबसे पहले कि जो यहाँ था विश्वासघात जो है लोगों में पहले ही बढ़ चुका था। तो ऐसे में घनानंद का ही एक पुत्र होता है, कौन? इसका एक पुत्र होता है घनानंद का पवता। तो घनानंद का एक पुत्र होता है पवता। यह तो चाणक्य के साथ इसके अच्छे संबंध थे, तो यह चाणक्य जो है अपने पवता को साथ ले जाता है। तो जब चाणक्य पवता को साथ ले जाता है तो वन में होकर जा रहा होता है और वहाँ पर इसको मिलता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? चाणक्य को। तो चाणक्य के पास अब दो ऑप्शन थे कि किसको राजगद्दी दिलाई जाए या फिर किसके द्वारा घनानंद की मृत्यु करवाई जाए। तो अब इसके पास दो ऑप्शन थे, एक था पवता खुद उसका पुत्र और दूसरा था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसने दोनों को प्रशिक्षण दिया और जब दोनों को प्रशिक्षण दिया तो एक बार यह सोचा कि अब इन दोनों का टेस्ट लिया जाए कि मुझे किसको राजा बनाना है। तो जो चाणक्य जो है बहुत ही कुटिल और चालाक थे, तो वह क्या करते हैं, दोनों वो सो रहे थे तो उसमें से बोलता है कि एक जब पवता सो रहा होता है और ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य दोनों सो रहे होते हैं तो पवता को बोलता है कि एक धागा जो है इनके गले पर रखो और इस प्रकार से वो धागा उठाना है कि उनकी नींद ना खुले। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य सो रहे होते हैं तो पवता जाता है और उस धागे को उठाता है जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य की नींद खुल जाती है। बाद में चलकर फिर दोबारा से जब पवता सो रहा होता है तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य को भी यही टास्क दिया जाता है कि इस धागे को गले से हटाना है और वह ना जगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं और तलवार से पवता का गला जो है काट देते हैं और उस धागे को उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से यह तो तय था कि पवता की अब मृत्यु हो गई है और चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसा व्यक्ति है जो कि घनानंद को पराजित कर सकता है। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं, जो कौटिल्य या फिर चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चले जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए गांव-गांव से एक जनता को इकट्ठा करते हैं, उनमें आत्मविश्वास भरते हैं और एक सेना तैयार करते हैं। इस सेना को तैयार करने के बाद यहाँ पर अटैक करता है मगध पर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है घनानंद से हार जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो ये वन में बैठकर सोच रहे होते हैं। वहीं पर गांव में एक माँ थी जो अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी। तो उसकी बच्चा क्या है, खिचड़ी के बीच में हाथ डाल देता है, डायरेक्ट खिचड़ी में बीच में हाथ डाल देता है और हाथ जल जाता है। तो उसकी माँ एक व्यंग करती है कि तू भी चाणक्य की तरह पागल है या फिर तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है जो कि सीधे बीच में से खा रहा है।
तो पहले साइड से खाओ। तो तब चाणक्य को समझ में आया कि हाँ, कि मुझे पहले जो बाहर के जो मगध जो है, मगध के सुदूरवर्ती जो इलाके हैं उनमें मुझे पहले आक्रमण करके दूर वाले इलाकों को जीतना है और फिर जाकर मुझे मगध पर अटैक करना है। तो फिर से जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ और इस बार उनकी विजय हो जाती है और घनानंद की मृत्यु कर देता है। तो इस प्रकार से घनानंद की मृत्यु हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बन जाता है। इस प्रकार से नंद डायनेस्टी का यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें नंद वंश की शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था जो है नंद वंश की सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी और यह कठोर भी थी। और साम्राज्य विस्तार की बात करें तो नंद वंश ही पहली डायनेस्टी थी जिसने दक्षिण भारत में कलिंग तक पर विजय की थी। तो इनकी शासन व्यवस्था सुदृढ़, कठोर और मजबूत थी। इनकी सेना में बात करें तो 2 लाख पदाती या फिर पैदल सेना, जो इतिहासकार हैं वह बताते हैं कि 2 लाख पदाती या फिर पैदल सेना भी कहाँ थी, जो नंद डायनेस्टी थी उसमें थी। साथ में बात करूं तो 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 के बीच में हाथी हुआ करते थे। तो 2 लाख पदाती, 20,000 घोड़े और 3 से 6,000 हाथी हुआ करते थे। अब इतनी बड़ी जो सेना है इसकी देख रेख और जो है खर्चा, तो इसके लिए तो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नंद डायनेस्टी थी उसकी कर व्यवस्था भी मजबूत रही होगी। तो कर व्यवस्था भी इसकी कठोर थी और मजबूत थी, जिसकी वजह से ही इतनी बड़ी सेना का संचालन आसानी से किया जाता होगा। तो अब हम देखेंगे लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नंद वंश के उसके बाद मौर्य वंश का शासन काल। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।